नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। भारत जोड़ो यात्रा में जो यात्री हैं वो कृपया ध्यान दें, और ध्यान क्या दें कि उन्होंने इस यात्रा में, जिसका नाम भारत जोड़ो यात्रा है, क्या जोड़ा है और क्या पाया है, कितनी उपलब्धियां हैं, कितनी कमजोरियां रह गई, मकसद क्या था, उस मकसद को कितने करीब आ गए हैं उसके। ये सब आकलन आज 60वें दिन पर, 62वें दिन अगर सही मायने में देखें तो किया जाना चाहिए। तो आइए एक एक करके एक विश्लेषण करते हैं यहां पर इस कार्यक्रम में। सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी हैं, ये सब आप जानते हैं। जिनको नहीं मालूम है उनको हम बता दें, राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू हुई थी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा जानी है, बहुत लंबी यात्रा है। अभी ये यात्रा महाराष्ट्र पहुंची। रोजाना 22 से 25 किलोमीटर की ये यात्रा ये चलती है। 150 दिनों में करीब करीब 3600 किलोमीटर लंबी यात्रा ये निकलेगी, जिसमें से अब 60-62 दिन हो गए। 12 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से ये यात्रा गुजरेगी। साउथ का होते हुए अब महाराष्ट्र तक पहुंची। यात्रा में कुछ सितारे भी शामिल हुए। आप जानते हैं बहुत सारे लोग, उनकी फोटोज वगैरह दिखी, कुछ एथलीट्स दिखे, कुछ फिल्म स्टार्स दिखे, साथ में अभी हाल फिलहाल पूजा भट्ट भी दिखी। यात्रा से जुड़े युवा और स्थानीय लोग, हमने देखा है राहुल गांधी की तमाम तस्वीरें, कहीं फुटबॉल खेल रहे हैं, कहीं जूडो कराटे करते हुए जो बच्चे हैं उनके साथ लोग भाग भाग के उनके पास आ रहे हैं, मशाल उठा रहे हैं। लगातार ये इस तरीके के वीडियोस कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से आती रहती हैं। तो तस्वीरों से ये प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा प्रयास संगठन में जान फूंकने का, एक बड़ा प्रयास लोगों को यह बताने का कि कांग्रेस को हल्के में ना लिया जाए या कांग्रेस को ऐसा खत्म ना माना जाए। उसमें जैसे कि आप ये तस्वीरें देख लें, कहीं बारिश हो रही है, राहुल गांधी खड़े होकर बोल रहे हैं, कहीं और कठिन परिस्थितियां हैं, उसमें राहुल गांधी चल रहे हैं, कभी क्रिकेट खेल दे रहे हैं, कभी कराटे खेल दे रहे हैं, कभी सेलिब्रिटीज के साथ चल रहे हैं, कभी डांडिया कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये तस्वीरें उनकी यात्रा से आ रही हैं। एक संदेश देने का प्रयास की पार्टी में भी और जनता को भी ये बताने की कोशिश की कांग्रेस को हल्के में ना लिया जाए। आज नांदेड़ पहुंचे। नांदेड़ में क्योंकि आज गुरु नानक जयंती है तो उस वजह से उन्होंने मत्था भी टेका, एक गुरुद्वारे पहुंचे। लेकिन यात्रा के बीच कांग्रेस में उठापटक भी हुई है। अच्छाई तो हमने बता दी कि क्या प्रयास कांग्रेस करना चाह रही है, वो एक है, लेकिन बहुत सारी चीजें इस यात्रा के होने की शुरुआत में या यात्रा के दौरान भी हुई हैं जो कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि हो। सबसे पहली बात तो यात्रा के ठीक पहले इतने बड़े नेता गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से इस्तीफा, उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से पहले ही गहलोत और पायलट में उठापटक हो गई। कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन नहीं बनेगा, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, इसको लेकर के आप जानते हैं विद्रोह हो गया। अपनी सरकार के रहते रहते वहां पर जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक को लेकर के एक खेमेबाजी देखने को मिली। बाद में दिल्ली आकर अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से माफी मांगी। उन्होंने बोला ये मेरी विफलता है और क्योंकि विफलता है इस वजह से मैं कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये एक प्रकरण हुआ और ये सब यात्रा के दौरान हुआ। दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई की बगावत से कांग्रेस ने आदमपुर सीट गंवा दी। आप जानते हैं अभी हाल फिलहाल बाय इलेक्शन हुए हैं जिसमें उनका परिवार जो है, क्योंकि वो बैग एंड बैगेज बीजेपी में चला गया तो इस वजह से वो सीट भी वहां चली गई। तो ये एक नुकसान हुआ कांग्रेस को। मुनुगोडे की अगर आप बात करें, तेलंगाना में जो उपचुनाव हुआ वो भी कांग्रेस की सीट थी। कांग्रेस ने वो सीट भी गंवा दी क्योंकि वो जो थे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए कांग्रेस के नेता। जीत टीआरएस गई। अच्छा, हिमाचल की बात करें तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए उनके एक नेता हर्ष महाजन। गुजरात की बात करें तो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए उनके एक नेता हिमांशु व्यास। और अभी आज ही की बात है कि हिंदू शब्द पर कर्नाटक कांग्रेस के नेता सतीश जरकीहोली का एक बयान आया है जिस पर कांग्रेस ने अपने आप को डिसोन कर लिया है। उन्होंने बोला हमारे इस बयान से कोई लेना देना नहीं। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ पॉजिटिव संदेश देने की कोशिश इस यात्रा से, और दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीजें जो कि कांग्रेस चाह रही होगी कि ना हो, यात्रा के दौरान कम से कम ना हो। तो ऐसे में जो सवाल उठते हैं वो है ये आपके स्क्रीन पर कि यात्री कृपया ध्यान दें, ये जो पूरा प्रयास हो रहा है ये पथ 2022 है,
लेकिन गंतव्य 2024 है, 24 के लिए कांग्रेस को तैयार करने की नीति। लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक सवाल यह है कि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी ने क्या जोड़ा और क्या पाया। 60 दिन के बाद का क्या है मूल्यांकन, कितने पानी में कांग्रेस पार्टी अपने आप को आंकती है। क्योंकि अगर आप उनके जो विपक्ष में जो पार्टियां जैसे बीजेपी आप मसलन बात कर लीजिए, या और आम आदमी पार्टी, या जितने और क्षेत्रीय दल हैं, उनका यह मानना है कि कांग्रेस मजबूती से लड़ ही नहीं सकती, अब हम ही लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस जो है वो कह रही है नहीं, हम मुख्य विपक्षी दल हैं, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो 60 दिन बाद मूल्यांकन क्या है? भारत जोड़ो यात्रा, वो 60 दिन और उनका विश्लेषण। आइए शुरू करते हैं हमारा ये कार्यक्रम। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। अनिल शुक्ला जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, ऋतु चौधरी प्रवक्ता कांग्रेस, नंदगोपाल गुर्जर पॉलिटिकल एनालिस्ट, और राकेश कपूर वरिष्ठ पत्रकार। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋतु जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं और आपसे मेरा सवाल यह है कि सही मायने में आपका विश्लेषण क्या है? देखिए, एक आदमी जब कोई इस तरीके की मुहिम छेड़ता है, एक यात्रा इस तरीके की निकालता है, तो एक मकसद के तहत किया जाता है और फिर बीच बीच में उसको रिव्यू किया जाता है कि भाई हमने क्या, कितना सक्सेसफुल रहे, क्या किया। तो मैं कांग्रेस पार्टी से यह जानना चाहता हूं कि 60 दिन बाद, 2 महीने बाद आपका विश्लेषण क्या है, आपका आकलन क्या है, समीक्षा में आपने क्या पाया? देखिए संकेत, जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, उस समय भारत जोड़ो यात्रा को शुरू करने का एक मकसद रहा था। वो मकसद ये था कि पूरे भारत में जब धार्मिक तौर पे सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, जात पात के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, घोड़े से उतार कर जो है उनको पीटा जा रहा है, जिसपे लोगों के फ्रिज में झांक झांक कर जो है बीफ और चिकन को चेक किया जा रहा है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार इस हद तक बढ़ गया कि महिलाओं के ऊपर जब लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के सम्मान की बात करी जाती है, उसके बावजूद भी महिलाओं को जो है इस कदर महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है और उसकी कोई सुनवाई भी नहीं होती कि सत्ता पक्ष के खुद के नेता ही उस जुल्म में, औरतों के ऊपर जुल्म में, बलात्कार में जब शामिल होते हैं। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई चली जाती है, फिर उसके बाद वो मंत्री भी बरकरार रहते हैं और उनके मंत्रालय पे, उनके मंत्री पद पर कोई आंच तक नहीं आती। जब इस प्रकार का माहौल पूरे देश में हो गया और मीडिया इस चीज पर सवाल उठाने की बजाय और सत्ता पक्ष का केवल गुणगान ही करता रहा, तब हमें लगा कि अब हमें सड़कों पर निकलना होगा। नहीं, अब हमें लोगों को जी, अगर आप मुझे इजाजत दें, ये तो हो गया मकसद यात्रा के पीछे, ठीक है। मेरा आपसे सवाल यह था कि आपका एक मिड टर्म, अभी देखिए 150 दिन चलनी है यात्रा, 60 दिन उसमें से हो गए हैं, अभी आधा नहीं हुआ है, लेकिन 60 दिन बाद, 62 दिन बाद आपने कुछ रिव्यू किया होगा, आपने क्या पाया है, फाइंडिंग्स क्या रही हैं? आपको लगता है कांग्रेस ये पाया संकेत, हाँ, कि आज का ही आपको बता देती हूँ, बहुत ही बिल्कुल ताजी आपको खबर बता देती हूँ कि भाजपा की जो है अपना सुमित्रा महाजन जी ने राहुल जी की तारीफ करी है कि वो भारत को जोड़ने निकले हैं। उस चीज का उन्होंने एप्रिसिएशन किया है। ये हमारी कमाई है कि विपक्ष की, सत्ता पक्ष भी जो है मजबूर हो गया राहुल जी की तारीफ करने को और भारत जोड़ो यात्रा के लिए हमें विशेष देने के लिए मजबूर हो गया। ये हमारी कमाई है। और जन जन जो है हमसे जुड़ा, हर किसान, मजदूर जो है, पढ़े लिखे बच्चे, जो अनपढ़ लोग थे, किसान थे, महिलाएं थी, विकलांग थे, वो लोग तो हमसे जुड़े। उन्होंने अपना दुख बताया, दर्द बताया। आशा वर्कर्स, मनरेगा वर्कर्स, नरेगा, इस तरह के जब लोगों ने अपना दर्द बताया, अपना दुख बताया, कूड़ा उठाने वाले, हर चीज का दर्द हमने, एक एक चीज हमने नोट की। मैंने खुद अपने पेन से नोट की है। जो आने वाले समय में हमने उनसे आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में जब हमारी पार्टी जो है अगर सत्ता में आती है तो हम इन चीजों पर बाकायदा जो है संज्ञान लेंगे और इन चीजों का। जी ठीक है जी, ऋतु जी आपने अपनी बात रख दी। अनिल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब आपका राजनीतिक विश्लेषण क्या है कांग्रेस पार्टी की यात्रा को लेकर के? और बिल्कुल ऐसे मत बोलिएगा कि कुछ नहीं है, बेकार है, ये है, वो है। आपका सटीक विश्लेषण। एक तो हो गई राजनीति की बात कि आपने एक बाइनरी पोजीशन ले ली,
कि विपक्ष के हैं तो उनके बारे में बुराई बोलो। जी जी मूल्यांकन कर आपका देखिए, क्या मत है? किस तरीके से देखते हैं आप इसी यात्रा को? जी जी देखिए, सही बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी अपना 137 साल पूरा करने जा रही है, और इतने दिनों में ये पार्टी ऐसे ही खंडहर हो चुकी है, और बड़े बड़े जो इसके पत्थर थे जिस पर ये पूरी इमारत टिकी थी, वो सारे पत्थर गिर चुके हैं। और अब इसको यात्रा के माध्यम से प्लास्टर करके या यात्रा के माध्यम से इसको ताकत देके अब रोके जाने की बस की बात जो है राहुल गांधी जी की या और किसी की नहीं रह गई। अब तो क्योंकि महात्मा गांधी जी ने पहले ही कहा था कि आजादी के बाद इसको खत्म कर देना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि वो मकसद पूरा हो गया। लेकिन ये लोग इतनी दूर घसीट करके लाए इसको, अब इससे यात्रा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपने देखा है कि यात्रा के दौरान ही ये 2 चुनाव हार गए, उपचुनाव। अगर ये 2 चुनाव जीते होते तो ये होता कि हाँ, यात्रा का कोई असर है। अब राहुल जी चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अभी ये इनकी यात्रा करीब 2000 किलोमीटर अभी इनकी यात्रा बची हुई है। तो मैं तो यही इनको सलाह दूंगा कि इस यात्रा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब देश के लिए क्या तुम्हारी नीतियां हैं, देश को तुम कहाँ ले जाना चाहते हो, दुनिया आज एडवांस टेक्नोलॉजी में कहाँ तक पहुंच रही है, इन सब चीजों को इनके पास एक रोड मैप होना चाहिए। और एक तो हो गया रोड मैप होना चाहिए। 2-3 चीजें होती हैं। जैसे एक कार्यक्रम हमने पहले किया था, राकेश जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। अभी रोड मैप और विजन की बात की है अनिल शुक्ला जी ने। अनिल जी रुकिए, मैं वापस आता हूं आपके पास। राकेश जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। राकेश जी देखिए, एक राजनीतिक दल को मजबूती से चुनावी प्रणाली में भाग लेते हुए जीत हासिल करने के पीछे 2 रेल की पटरियां होती हैं। एक तो हो गई राजनीतिक हवा, उस राजनीतिक हवा में यात्रा आ गया, विजन आ गया, दुनिया जहां की और चीजें आ गई। और दूसरी रेल होती है आपकी संगठन की मजबूती। अगर आप बहुत हवा बना दें और आपकी संगठन ही ना हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा हिसाब किताब। तो आपको लगता है कि कांग्रेस को जहां एक तरफ वो हवा बना रहे हैं, संगठन की मजबूती पर भी बहुत बहुत बारीकी से ध्यान देना जरूरी है, वरना तो दौड़ते रहें चलते रहें राहुल गांधी, जब संगठन ही कमजोर रहेगा तो कुछ हासिल ही नहीं हो पाएगा। हाँ संकेत जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इसको आगे बढ़ाता हूं थोड़ा सा। देखिए, हमें भारत के संदर्भ में सोचना होगा कि ये भारत जो है वो शुरू से ही यात्राओं का देश रहा है। माने भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो तीर्थ यात्राओं से भी निर्धारित हुई है। कुछ लोगों का, कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है। लेकिन जहां तक ये राहुल गांधी जी की यात्रा का प्रश्न है, तो देखिए, चुनावी हार जीत से इसे जोड़ना मेरे ख्याल से ज्यादा उचित इसलिए नहीं है क्योंकि जो इक्का दुक्का उपचुनाव होते हैं उनका कोई विशेष महत्व नहीं होता है। वो दौर गया जब 1980 तक जो भी उपचुनाव होता था उसमें जो है वो विरोधी पक्ष ही जीतता था, अधिकतर 90%। मुझे याद है जब मधु लिमय 70 के दशक शुरू में, हाँ शायद 70 के दशक के शुरू में जब मुंगेर उपचुनाव जीते थे लोकसभा का, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने तो इंदिरा जी का इस्तीफा मांग लिया था और पूरे विपक्ष ने मांग लिया था। तो ये चलता है राजनीति में एक खेल होता रहता है। लेकिन जो कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस का जो पक्ष है और कांग्रेस जिन पायों पर खड़ी हुई है, उसको लेकर के राहुल गांधी यदि यात्रा कर रहे हैं तो अभी बेशक वो दिखाई ना दे, लेकिन एक गालिब का शेर है कि मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्ता खुल गया, अब बुलबुले सुनकर मेरे नाले गजल खां हो गई। देखिए, दबिस्ता होता है पाठशाला और नाले होता है दुख दर्द, मेरा आर्तनाद। तो ये तो देखा है हमने कि भारत की शुरुआत से ही 1947 के बाद से ही 1, 2, 3 विचारधाराएं भारत में रही हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जिन्होंने जनसंघ बनाया, उनका राष्ट्रवाद था, हिंदुत्व उनका मुख्य पक्ष रहा है। इसको हम देखें। लेकिन राहुल गांधी जिस उद्देश्य के लिए निकले हैं वो देखिए, वो नफरत
के खिलाफ जो बात कर रहे हैं उसका असर कहीं ना कहीं हमें चुनावों में दिखाई ना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका एक परसेप्शन जो बन रहा है वो कांग्रेस का बन रहा है। कांग्रेस इज द ओरिजिनल पार्टी ऑफ इंडिया। ये परसेप्शन राहुल गांधी बनाने में सफल हो रहे हैं। ये छवि लोगों में दोबारा प्रस्तुत करने का प्रयास है क्या ये भारत जोड़ो यात्रा? क्या पूरा ध्येय इस यात्रा का वही है कि इसको पूरी तरीके से चुनाव से जोड़ के ना देखा जाए? लेकिन नंदगोपाल गुर्जर जी देखिए, अगर कोई राजनीतिक दल ये कहे कि मैं चुनाव के लिए ये सब नहीं कर रहा हूं, ये तो मैं देश के लिए कर रहा हूं, तो ठीक है, चुनाव भी देश के लिए ही होता है और चुनाव जीतना, चुनाव लड़ना भी देश के लिए ही होता है, ये भी लोकतंत्र का हिस्सा है। तो आपको लगता है कि चुनाव के लिए कोई चीज करने को इतनी हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए? अगर कर रहे हैं चुनाव के लिए तो खुल के बोल दें कि हाँ, ये 24 के लिए ये यात्रा निकाली गई है, पूरा कैंपेन 24 का है। संकेत जी, निसंदेह कोई भी राजनीतिक दल है, कोई भी प्रचार करेगा, कोई यात्रा निकालेगा, कोई भी अपने दल के बारे में कोई भी अच्छी चीजें जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो उसका मोटिव राजनीतिक होता है, इसमें कोई गलत नहीं है। और इस बड़ी यात्रा की क्यों जरूरत पड़ी, जो मैं महसूस करता हूं कि 2014 के बाद 23 इलेक्शन हुए हैं असेंबली और जनरल इलेक्शंस के, उनमें से 15 इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीती है। कांग्रेस सिर्फ 3 चुनाव जीत पाई है स्टेट असेंबलीज के। तो जब कांग्रेस को लगा, और कांग्रेस के जो नेता हैं माननीय राहुल जी, उनकी छवि भी ये रही है कि वो विदेश में ज्यादा समय गुजारते थे, क्योंकि जब उन्हें लगा कि यदि कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, कांग्रेस को देश में दोबारा स्टैंड करना है, तो आपको जनता तक जाना होगा। और ये निर्णय उनका जो लिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक सही निर्णय है कांग्रेस के लिए भी और राहुल जी के लिए भी। निसंदेह मोदी जी जैसा एक बड़ा नेता, बड़े ओहदे का, बड़े कद का व्यक्ति उनके सामने है, तो उससे जीतने के लिए मेहनत तो बहुत करनी होगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है। एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा, राष्ट्रीय पार्टी का जो उनका गौरव घटता जा रहा है, जिन दलों को जैसा चर्चा में रहता था कि जो क्षेत्रीय दल, जिसमें माननीय अरविंद केजरीवाल जी हों या दूसरे दल हों, कि भाजपा के कंपटीशन के लिए इन्होंने पैदा करे, आज वही दल इनकी राष्ट्रीय छवि को खत्म करते जा रहे हैं। और वो राष्ट्रीय जो दल क्षेत्रीय दल थे, आज राष्ट्रीय दल की तरफ आगे अग्रसर हो रहे हैं। इस सब को सोचकर उन्होंने कोशिश करी है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो भी यात्रा शुरू की गई है, उसमें उत्तर प्रदेश टच नहीं है, उसमें बिहार टच नहीं है, उसमें जो नहीं, इसका एक तर्क दूसरा भी हो सकता है। एक सेकंड नंदगोपाल जी, इसमें तर्क ये हो सकता है कि भाई यूपी में अपने आप को दुरुस्त करने में तो बड़ी जुगत लगानी पड़ेगी, लेकिन जहां पर आपका संगठन आज भी है, देखिए उत्तर प्रदेश में तो कमजोर है, लचर है, लेकिन साउथ के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर संगठन अभी भी मजबूत है, तो 24 से पहले उसको दुरुस्त कर लिया जाए। लेकिन संकेत जी, ज्यादा समय आप केरल में लगाएंगे, जब कम्युनिस्ट भी आपकी तरह उतने मजबूत हैं, और केरल से तो आप राष्ट्रीय दल नहीं बन पाएंगे। तेलंगाना में आप रहे, नहीं, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा सर? अभी बाई इलेक्शन में आप अपनी जमानत भी खो बैठे। तो या तो आप वहां प्रचार करने जा रहे हैं, या आप ये दिखावा करने जा रहे हैं। ठीक है, आत्मीयता रखनी चाहिए, जो भी उनके लोकल लोग हैं उनके साथ आप डांस भी करिए, ऋतु जी के पास चलते हैं, रीति रिवाज है उनको भी करिए। ऋतु जी आपको लगता है, आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा में, जी एक सेकंड नंदगोपाल जी, ऋतु जी आपको लगता है, अभी आता हूं राकेश जी, ऋतु जी आपको लगता है भारत जोड़ो यात्रा में ये बोलना कि ये चुनावों के मद्देनजर नहीं की है, देश को हम एक करना चाहते हैं, ठीक है, वो मकसद हो सकता है, लेकिन इतना सकुचाना क्यों इसको चुनाव से जोड़ के? क्योंकि चुनाव भी तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो है, हम एक विजन, एक लोगों के सामने परसेप्शन रख रहे हैं कि राजनीति जो है इस प्रकार से होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, संविधान के हिसाब से होनी चाहिए, और उसके आधार पर अगर वो हमें वोट करते हैं तो हमें इस चीज में तो हमें खुशी होगी कि अगर वो इस चीज को, लोग लाखों की संख्या में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं, और अगर वो लाखों की संख्या वोटों में तब्दील होती है,
तो ये देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम चुनाव से इसको ये नहीं करें, लेकिन जो यात्रा का मकसद था वो चुनाव बिल्कुल नहीं था, वो भारत को जोड़ने का ही मकसद था कि भारत जो आज टुकड़ों में तोड़ दिया गया है, धर्म के नाम पर और जात के नाम पर तोड़ दिया गया है, उसको जोड़ने का हमारा मकसद था। मीडिया हमें कहीं भी विपक्ष को दिखा नहीं रहा है, विपक्ष की आवाज नहीं बन पा रहा है। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी के समय में जो मीडिया होता था उसका एक अलग रुतबा होता था, एक पावर होती थी। मीडिया के जरिए वो लोग बताते थे, हम खुद कांग्रेस पार्टी खुद एनकरेज करती थी कि आप हमारी कमियां निकालिए, हमें अच्छा लगेगा आप हमारी कमियां निकालेंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ये बात कहते हैं कि मुझे तो अच्छा लगेगा कि आप हमारे जो है कमियों को बताओ, हम उसमें सुधार करेंगे, और पीछे से जो है मीडिया के ऊपर वार करते हैं। अगर कोई जर्नलिस्ट उनके खिलाफ बोलता है, किसी उनके प्रशासन के बारे में या उनकी गवर्नेंस के बारे में सवाल उठाता है, तो उसको जेल में ठूस दिया जाता है। ये किस प्रकार की राजनीति है कि जो आप टीवी पर कुछ बोलते हो और हकीकत में आपका जो है चेहरा कुछ और है। इस प्रकार की राजनीति में हम कभी भी हक में नहीं रहे, और हम इसी चीज को लेकर जनता के बीच में गए हैं कि राजनीति का असली स्वरूप जो है वो ये है कि भारत को एक डोर में बांधना, और भारत जी आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रही है ऋतु जी, वापस आऊंगा आपके पास। वापस चलते हैं राकेश जी के पास। राकेश जी कुछ कहना चाहते थे। जी राकेश संकेत बाबू, मैं ये बात कह रहा था कि जो यात्राओं का प्रश्न है ना, और ये जो बीजेपी वाले जिस तरीके से इसको चुनावी हार जीत से और राहुल गांधी की पर्सनैलिटी से जोड़ करके देख रहे हैं, मेरे ख्याल से वो गलती पर हैं, वो उचित भी नहीं है। उन्हें अपने उससे उनका राजनीतिक वजन बढ़ नहीं रहा है। उन्हें ध्यान रखना चाहिए जमीन पर जो मैसेज जा रहा है। देखिए, भारत यात्राओं का देश क्यों रहा? आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की 4 पीठ बनाए। उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य कुछ दोबारा से जो सनातन धर्म था उसकी पुनर्स्थापना थी। उसके बाद और यात्राएं हुई। उसके बाद गुरु नानक देव जी ने यात्रा की, पूरे देश की और विदेश का भी भ्रमण किया उन्होंने, जिनका आज जो है जन्म दिवस हम मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानस की जात सबो एक को पहचान वो। उनके धर्म का प्रचार हुआ बाद में उसका स्वरूप बदला बेशक गुरु गोविंद सिंह जी के जमाने में, लेकिन उन्होंने तो साफ कहा, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया, कोई अलाए। तो ये भारत की विविधता है। इस भारत की विविधता को गुरु नानक देव जी के जमाने से आज रख करके आप देखिएगा तो एक विचार, इसको आप ऐसे मत लीजिए खाली चुनावी युद्ध के रूप में। निश्चित रूप से लोकतंत्र में चुनाव महत्व रखते हैं, लेकिन विचारधारा से ही तो चुनावी माहौल बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो विचारधारा सुप्त हो रही है, जो लुप्त हो रही है, उसके पुनर्जागरण का काम अगर राहुल गांधी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी बात है। इसको हम बहुत छोटे स्तर पर रखकर जो देख रहे हैं और राहुल गांधी की पर्सनैलिटी से बांध कर जो देख रहे हैं, ये विचारों का महायुद्ध हो रहा है और कुछ नहीं है ये। आपके पिताश्री ने, मधुकर उपाध्याय जी ने, मुझे याद है, उन्होंने भी एक यात्रा की थी और बहुत महत्वपूर्ण यात्रा थी। वो एक पत्रकार थे। उन्होंने दांडी यात्रा का जो था वो उसको दोबारा से उन्होंने किया था। उसके बाद जो उन्होंने पुस्तक लिखी वो पत्रकारिता जगत की एक महान पुस्तक है कि धुंधली यादों के धुंधले पद चिन्ह। वो महत्वपूर्ण यात्राएं निरर्थक कभी नहीं जाती हैं। यात्राओं का अपना महत्व, यात्राओं का अपना महत्व है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में भाग लेने के लिए। तो अभी यात्रा अपने 50% पर भी नहीं पहुंची है, अभी कुछ दिन और बचे हैं। उसके बाद जी नंद गोपाल जी, अगर आप मुझे इजाजत दें, हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि अब ये यात्रा, जैसे कि आप देख सकते हैं, सोहित लगातार यात्रा के साथ चल रहे हैं। सोहित, कितना वजन घट गया? कितने किलोमीटर आज चले हैं? संकेत आज तो कम चले हैं, कल 13 किलोमीटर एक साथ चले थे। कोशिश है वजन घटाने की, लेकिन जो राजनीतिक वजन है संकेत, उसकी बात करें तो वो कितना बढ़ता है राहुल गांधी का, ये देखना काफी अहम होगा। सड़कों पर बड़े पैमाने पर संकेत भीड़ है
और फिलहाल हम नांदेड़ में मौजूद है। कल देर रात, कल लगभग रात 9:15-10 बजे राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे और रात 1 बजे तक उन्होंने ये यात्रा भी की थी। 13 किलोमीटर चले थे, फिर सुबह चले और अब शाम को एक बार फिर से ये यात्रा शुरू हो चुकी है। तो बड़े पैमाने पर भीड़ तो जरूर संकेत जमीनी स्तर पर देखने मिल रही है। और महाराष्ट्र में ये इसलिए भी अहम है क्योंकि एक समय में महाराष्ट्र में जो कांग्रेस है वो नंबर 1 की पार्टी होती थी, फिलहाल चौथे नंबर की पार्टी है। और जिस जगह से हम आ रहे हैं ये नांदेड़ है, जो अशोक चौहान का गढ़ है। लेकिन जब 2019 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था वो हार गए थे। कांग्रेस अब तक सत्ता में थी महाविकास आघाड़ी की, लेकिन एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से बगावत की और चीजें बदली, उसके बाद वो विपक्ष में है। और इस सब के बीच जब ये रैली और ये भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर पहुंची है, इसका प्रभाव कितना होता है आगे जाकर ये देखना अहम होगा। क्योंकि महाराष्ट्र में अब कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने वाले हैं। आने वाले दिनों में शिवसेना हो और एनसीपी हो, उनके भी नेता इसमें जुड़ने वाले हैं। तो वो इसमें क्या कुछ करते हैं, एक यूनाइटेड महाविकास आघाड़ी दिखाने की क्या कोशिश की जाती है और इसका प्रभाव बीएमसी समेत कई अलग अलग कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में किस तरह से पड़ता है, ये देखना भी अहम होगा। लेकिन संकेत, जब ये यात्रा नहीं भी हो रही होती है, यहाँ पर नुक्कड़ नाटक देखने मिलता है, लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, कई सारी चीजें कह रहे हैं। रिटायर्ड जजेस हों, लॉयर्स हों, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये एक यात्रा जरूर हो रही है, लेकिन क्या इससे राहुल गांधी और साथ ही साथ कांग्रेस का जो राजनीतिक वजन है वो बढ़ता है, या फिर हम जो घटाने की कोशिश हमारी वजन कर रहे हैं उस तरह से क्या वो घट रहा है, वो देखना काफी अहम होगा। सोहेब, थोड़ा सा माहौल बताइए। मैं देख रहा हूँ वहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित हैं, कुछ लोग सफेद कपड़े पहने हुए भी, आपके साथ साथ भी बहुत सारे लोग चल रहे हैं, पानी की बोतलें भी एक से दूसरे को दे रहे हैं, पूरा एक माहौल सा बना रहता है। जरा आप बताएं वहां पर लोगों का क्या मत है? पानी की बोतल, संकेत, पानी की बोतल हाथ में थमा दी जाती है, कोई खाने के लिए कुछ थमा दिया जाता है, इस तरह से अलग अलग चीजें पहनी जाती है। जैसे उन्होंने एक पोस्टर पहना हुआ है जिसमें बताया गया है कि किसान किस तरह से परेशान है। लोग अलग अलग चीजें लेकर चल रहे हैं, कोई भारत माता की तस्वीर लेकर चल रहा है क्योंकि भारत जोड़ो की बात है, कोई सिलेंडर की तस्वीर लेकर चल रहा है, कोई छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर लेकर चल रहा है। कुछ समय पहले जो फल हैं वो दिए गए थे। तो माहौल तो जमीनी स्तर पर काफी बनाया गया है। बड़े बड़े पैमाने पर हम जब लोगों से मिले तो जो बुजुर्ग लोग थे जो चल नहीं पाएंगे वो सड़क किनारे खड़े थे। हमने पूछा क्यों खड़े हो, उन्होंने कहा हमने राजीव गांधी को देखा था, हम चल नहीं पाएंगे लेकिन हम राहुल गांधी उनके बेटे हैं, आज तक कभी देखा नहीं है, केवल देखना चाहते हैं। तो इस तरह से जो गांव-गांव में ये माहौल जरूर पहुंचा है कि राहुल गांधी आने वाले हैं। और उसके लिए जमीनी स्तर पर भी लोग देखेंगे, आप टी शर्ट्स पहने हुए हैं और ये अलग अलग महाराष्ट्र के अलग अलग जगह से आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? सांगली से। क्यों लगा आप लोगों को आना चाहिए? आप सब युवा लोग हो, यहाँ पर आए हो, साथ में चल रहे हो, क्यों लगा आप लोगों को कि आना चाहिए? देश की हालत बहुत खराब है, हर कोई परेशान है, खास तौर से स्कूल के टीचर से लेके स्टूडेंट परेशान है, बहुत बुरा हाल है। करप्शन का मामला है, देश में बेईमानी बहुत। लेकिन ये सारी चीजें यात्रा में चलने से कैसे सही हो जाएंगी? यात्रा में ये जैसे गांधी जी ने भारत को आज़ाद करने के लिए एक यात्रा चलाई थी, इसी तरह राहुल गांधी की ये सोच है कि मतलब एक यात्रा के जरिए लोगों को इनकलाबी लहजा लाया जाए, लोगों के अंदर इनकलाब पैदा किया जाए। और सिर्फ भारत के लिए कोई इसमें सियासत नहीं है राहुल गांधी की तरफ से, सिर्फ लोगों को एक मुत्तहिद किया जा रहा है कि आप लोग जैसे अंग्रेजों के भगाने के लिए इकट्ठा हुए थे, ऐसे ही इस भ्रष्टाचार को भगाने के लिए इकट्ठा हो जाओ। बिल्कुल संकेत, देखिए ये चीजें मुझे इससे पहले और भी लोगों ने कही, जो कंपैरिजन है वो दांडी मार्च और कई सारे अलग मार्च से किया गया। अब वो उतना बना रहता है या क्या कुछ होता है, ये देखना काफी अहम होगा। बहरहाल जो जमीनी स्तर पर चीजें हैं वो इसी तरह से है, और केवल पुरुष नहीं, महिलाएं भी बड़े पैमाने पर आपको दिखाई देंगी जो चलते हुए नजर आ रही हैं, और वो सबसे आगे चलती नजर आएंगी आपको। तो इस तरह से जमीनी स्तर पर महिलाएं, पुरुष और सब चल रहे हैं, पुरुष महिलाएं सब लोग चल रहे हैं। क्यों लगा आप लोगों को कि चलना चाहिए और इस तरह से चलते हुए कई किलोमीटर आप लोग चल जा रहे हैं? हम तो कार्यकर्ता है, लेकिन बात ऐसी है कि राहुल जी खुद जमीन पे उतरे हैं तो जनरल लोगों की हर बातें सुनने के लिए, इसलिए काफी पब्लिक भी उतरी है। तो ऐसे लगता है कि अभी कोई सुनने वाला है, वो सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि जहां हुकुमशाही पे अभी वो मात कर रहे हैं और इसलिए अभी हम उनके सपोर्ट में हैं। कहाँ से आई हैं आप?
मैं थाना से आई हूँ। थाने मुंबई के पास में है संकेत, और जो अभी महाराष्ट्र के किसको नहीं मुख्यमंत्री हैं, मालूम, वो भी सोहित थाने खुद से आते थाने हैं। के हैं। तो इस तरह से महाराष्ट्र के अलग अलग जगह से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं, और जो भीड़ है संकेत वो आप देख ही रहे हैं कि पीछे किस तरह से है, और ये इसी तरह से शाम 7 बजे तक चलते जाएंगे। और जितनी भीड़ कैमरा के इस तरफ हम देख पा रहे हैं, कैमरा के दूसरे तरफ भी उसी तरह से काफी बड़े पैमाने पर जो गांव वाले हैं और जो यहाँ के स्थानीय सोहित, लोग मैं हैं, यही सवाल वो भी आपसे मौजूद पूछना हैं। चाहता था। अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर दो हमें देखने सवाल को मैं मिले। आपसे पूछना चाहता हूं सोहित, दो और। जी संकेत। एक तो ये देखिए, ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो गए जो साथ में चल रहे हैं, लेकिन जो मकसद है इस यात्रा का वो सिर्फ कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतारना नहीं है, वो लोगों तक पहुंचना है। तो वो जनसंपर्क किस तरीके से हो रहा है और आम जनमानस क्या इस यात्रा से जुड़ रही है या नहीं, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि राहुल के साथ आज नेता कौन कौन चल रहे हैं। पहले सवाल का जवाब दे दूं संकेत, जब ये शुरू नहीं हो रहा था, यानी शाम को शुरू होने से पहले की भी अगर बात करें यात्रा की, तो दोनों तरफ कोने पर जो गांव के लोग हैं, अब आगे एक गांव जब आएगा अगर मैं आपको दिखा सकूंगा, दोनों तरफ गांव के जो लोग हैं भी भेजे हैं, वो भी हम शायद चलवाएंगे अभी कुछ समय में, जहां पर अलग अलग तरह से जो उनके वेशभूषा है वो पहनकर। और मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा, ये आम आदमी है जो यहाँ पर रहते हैं। तो संकेत ये भी देखना अहम होगा कि जहां से हम जा रहे हैं ये नांदेड़ है, जैसे कि मैंने कहा वो अशोक चौहान का गढ़ रहा है, कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस की तरफ थी, लेकिन नेता उनके जमीन पर नहीं थे। लेकिन अब जब क्योंकि राहुल गांधी खुद चल रहे हैं तो बड़े पैमाने पर उनके साथ ये लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रही बात कौन कौन नेता उनके साथ चले हैं, तो महाराष्ट्र के जितने भी बड़े नेता रहे हैं, वो चाहे महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की बात कर लें, बाला साहेब थोरात की बात कर लें, या महाराष्ट्र के और कई सारे नेता हैं, वो सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा कई सारे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, हर कोई यहाँ पर राहुल गांधी के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है। एक महिला आई हुई थी नागपुर से, उन्हें राहुल गांधी का ऑटोग्राफ चाहिए था, उन्हें लगा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद कई किलोमीटर तो वो हमारे सामने चल गई, जिसके बाद राहुल गांधी की नजर उन पर पड़ी और उन्हें बुलाया गया और उनसे बातचीत किया गया। तो इस तरह से कई सारे स्तर पर ऐसे कई लोग हैं जो कांग्रेस से नहीं है, लेकिन कम से कम वो यहाँ पर आ रहे हैं देखने के लिए कि राहुल गांधी आए हुए हैं। और जो मैंने पाया संकेत ये वही है कि कंपैरिजन वही होता है कि ये राजीव गांधी के बेटे हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं और गांधी परिवार से आते हैं। ये एक चीज है जो बार बार जो जमीनी स्तर पर जो गांव के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी सोहित मिश्रा, इस रिपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते रहिए, संभवतः वजन भी कुछ कम होगा, जिसकी हम सबको बहुत सख्त ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना ये होगा कि इस यात्रा के माध्यम से जो जान फूंकने का प्रयास है वो तो चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो संगठन की मजबूती क्या कांग्रेस को प्रदान हो पाएगी, जिसके चलते इन दोनों रेलों पर ही एक राजनीतिक दल की रेल चलती है। तो क्या वो रेल का जो दूसरा भाग है या दूसरी रेल है, संगठन की मजबूती, उस पर भी कांग्रेस पार्टी काम करेगी, या फिर ये यात्रा हो के खत्म हो जाएगी और फिर स्थिति जस की तस। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। ग्रहण भारत में ज्यादातर हिस्सों में आंशिक रूप से दिखाई देगा, जैसे कि आप इन तस्वीरों में अब देख सकते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। दुनिया के कई जगहों पर पूर्ण चंद्र ग्रहण जारी है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि भारत के बाहर से, विदेश से आ रही हैं। अलग अलग फीड्स आ रही हैं जहां पर पूर्ण रूप से ये दिखाई दे रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये साउथ एशिया के अलग अलग जगहों से जो फीड्स भेजी जा रही है, चाइना से जो फीड आ रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर के बहुत भयंकर रुचि रहती है। कॉन्स्टलेशंस किस तरीके से रहते हैं, चंद्र ग्रहण का असर किस तरीके से होगा, कितने समय से कितने बजे होगा। तो टोक्यो से तस्वीरें आ रही हैं, सोल से तस्वीरें आ रही हैं, साउथ कोरिया से, और बीजिंग से ये तस्वीरें आ रही हैं एक एक करके, जिसमें लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है।
अब दिल्ली में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से लोग चंद्र ग्रहण आधा भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यहां तो प्रदूषण है, तो या तो आप चंद्र ग्रहण देख लीजिए या प्रदूषण देख लीजिए। तो अगर 300 AQI होगा तो फिर तो क्या ही चंद्र ग्रहण दिखेगा। लेकिन भारत के बहुत सारे ऐसे कोने हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, जहां पर पूर्ण रूप से ये चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा, कई हिस्सों में देखने को मिलेगा। भारत के कई इलाकों में, ज्यादातर इलाकों में ये आंशिक रूप से दिखाई देगा अगर प्रदूषण नहीं है तो। ये वो तस्वीरें हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। ये चंद्र ग्रहण कुछ घंटों के लिए रहता है और संभवतः शाम तक खत्म हो जाएगा। ये दर्शन आज के वैश्विक द्वंद्वों और दुविधाओं के समाधान का माध्यम बने। इस लोगो और थीम के जरिए हमने ये संदेश दिया है, युद्ध से मुक्ति के लिए बुद्ध के जो संदेश है, हिंसा के प्रतिरोध में महात्मा गांधी के जो समाधान है, G20 के जरिए भारत उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊर्जा दे रहा है। फ्रेंड्स, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी is coming at a time of crisis and chaos in the world. The world is going through the after effects of disruptive, once-in-a-century pandemic, conflicts, and lot of economic uncertainty. The symbol of the lotus in the G20 logo is a representation of hope in these times. No matter how adverse the circumstances, the lotus still blooms. Even if the world is in a deep crisis, we can still progress and make the world a better place. In Indian culture, both the goddesses of knowledge and prosperity are seated on a lotus. This is what the world needs most today. Shared knowledge that helps us overcome our circumstances, and shared prosperity that reaches the last person at the last mile. This is why in the G20 logo, the earth is placed on lotus too. The 7 petals of the lotus in the logo are also significant. They represent the 7 continents. 7 is also the number of notes in the universal language of music. In music, when the 7 notes come together, they create perfect harmony. But each note has its own uniqueness. Similarly, G20 aims to bring the world together in harmony while respecting diversity. साथियों, सामना करते हुए भारत ने एक जीवंत इतिहास को समेटे हुए आज यहां तक पहुंचा है। वो अनुभव आज भारत की विकास यात्रा में उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आजादी के बाद हमने शून्य से शुरू करके
शिखर को लक्ष्य करके एक बड़ी यात्रा शुरू की। इसमें आजादी के बाद के पिछले 75 वर्षों में जितनी भी सरकारें रही, उन सभी के प्रयास शामिल है। सभी सरकारों और नागरिकों ने अपने अपने तरीके से मिलकर भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हमें इसी स्पिरिट से आज एक नई ऊर्जा के साथ पूरी दुनिया को साथ लेकर आगे बढ़ना है। साथियों, भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति ने हमें एक और बात सिखाई है। जब हम अपनी प्रगति के लिए प्रयास करते हैं तो हम वैश्विक प्रगति की परिकल्पना भी करते हैं। आज भारत विश्व का इतना समृद्ध और सजीव लोकतंत्र है। हमारे पास लोकतंत्र के संस्कार भी हैं और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में गौरवशाली परंपरा भी है। भारत के पास जितनी विशिष्टता है, उतनी ही विविधता भी है। ये डेमोक्रेसी, ये डायवर्सिटी, ये इंडिजीनियस अप्रोच, ये इंक्लूसिव सोच, ये लोकल लाइफस्टाइल, ये ग्लोबल थॉट्स आज वर्ल्ड इन्हीं आइडियाज में अपनी सभी चुनौतियों के समाधान देख रहा